महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्वागत दोस्तों होते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं 2000 सेशन की जो रीच है दोस्तों तमाम पीटी एग्जाम एमपी टेट सभी के लिए फील्ड अप बनेगा, तो उसमें बहुत डेप्थ देने की कोशिश कर रही है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के ओके राइट। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आइए शुरू करते हैं पहला दोस्तों, पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का पहला क्वेश्चन, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान कहां है। यह कथन किसका है दोस्तों? गैसेल का, रॉस का, वॉटसन का, एडलर का? आइए एक बार देखते हैं। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भावी जीवन में उसका स्थान कहां है। यह कथन किसका है दोस्तों? आइए एक बार देखते हैं दोस्तों, यह कथन किसका है। चलिए एक बार बताता हूं आपको दोस्तों। गैसेल, रॉस, वॉटसन, एडलर। तो दोस्तों गैसेल ने, कल आपने गैसेल की परिभाषा देखी थी क्या? शिशु प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का दुगुना सीख लेता है, अर्थात यह गैसेल की परिभाषा नहीं दोस्तों। रॉस ने क्या कहा था गाइज? शिशु कल्पना का नायक है जिसका भली भांत निर्देशन जरूरी है, अर्थात यह रॉस की परिभाषा भी नहीं है। वॉटसन ने क्या कहा था दोस्तों? क्या कहा था वॉटसन ने? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और गति किसी भी अन्य अवस्था से तेज होती है, अर्थात यह वॉटसन की भी परिभाषा नहीं है दोस्तों। यह परिभाषा है फ्रायड के शिष्य एडलर की दोस्तों। किसकी? एडलर की। सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। इसको आइए शुरू करते हैं। यस, इसको यस, आइए शुरू करते हैं। राइट। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज का क्वेश्चन नंबर 2, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील रहती दोस्तों। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील रहती है। यह परिभाषा दोस्तों किसकी है? हमें बताना है कि यह परिभाषा किसकी है। ऑप्शन ए रॉस की है, जे न्यूमैन की है, और दोस्तों अगली है फ्रायड की या स्किनर की दोस्तों। आइए एक बार शुरू करते हैं। यस, आइए फिर से देखेंगे दोस्तों। यस, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। हर परिभाषा, मुझे यकीन है ये सेशन न केवल आपको फायदा दे रहे हैं बल्कि आपको एक बेस दे रहे हैं, साइकोलॉजी का बेस दे रहे हैं। ये मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूं दोस्तों कि एक बेस दिया जाए साइकोलॉजी में। तो आइए दोस्तों एक बार शुरू करते हैं। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील। बताओ दोस्तों, ले दे करके सभी घूम फिर के एक ही बात कर रहे हैं कि दोस्तों शैशवावस्था सीखने की बड़ी तगड़ी वाली अवस्था होती है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। रॉस ने क्या कहा है? शिशु कल्पना का नायक है जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। ये हमारा उत्तर नहीं दोस्तों। फ्रायड, बालक को जो कुछ बनना होता है वह जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है, अर्थात यह भी हमारी परिभाषा नहीं। स्किनर की ऐसी कोई परिभाषा नहीं दोस्तों। द राइट आंसर इज जे न्यूमैन। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है न्यूमैन। आइए एक बार देखते हैं इसको, भाई इसके फिर आगे चला जाए दोस्तों। इसको क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो एक एक कथन आपको रट्टा मरवा दे रहा हूं, बस आप रटे दोस्तों। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, बड़ा फेमस कोटेशन है दोस्तों। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने, रॉस ने, वॉटसन ने। आइए शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी दोस्तों किसने कहा है? रॉस ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, स्किनर ने कहा है, या फिर कहा है किसने? या फिर कहा है किसने? वॉटसन ने। आइए शुरू करते हैं। यस, आइए देखते हैं दोस्तों किसने कहा है इसको। आइए, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों क्या है ये कथन दोस्तों, बहुत फेमस है। और जैसा आप जानते हैं, अभी आपको बता चुका हूं, न तो ये वॉटसन की परिभाषा है न तो रॉस की है, क्योंकि आप पीछे दोनों को देख चुके हैं, कई बार दोहरा चुका हूं दोस्तों। पहले तो जान लें इस परिभाषा का मतलब क्या है दोस्तों, कि 20वीं शताब्दी किस हिसाब से बालक की शताब्दी है। तो दोस्तों यह परिभाषा दी है किसने? यस, और आप में से काफी लोगों ने उत्तर दे दिया है। क्रो एंड क्रो हैज गिवन दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को दोस्तों क्रो एंड क्रो ने दिया है। उन्होंने क्या कहा कि इससे पहले बालक को हम क्या बोलते थे? मूर्ख बालक, अबोध बालक, इसका दिमाग खाली पटिया है, इसको कुछ नहीं आता दोस्तों। लेकिन पहली बार, ध्यान सुनेंगे,
पहली बार 20वीं शताब्दी में पियाजे, वाइगोस्की जैसे लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि भैया बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। हम लोग सोचते थे कि मतलब लोग ये मानते थे विकास की दृष्टि से शैशवावस्था का कोई मतलब नहीं है, लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बुद्धिमान होते हैं। और दोस्तों फ्रायड ने, पियाजे ने, इन लोगों ने दोस्तों अचानक शैशवावस्था में दिखा दिया कई मायनों में बालक मनुष्य से भी बेहतर है। इसलिए दोस्तों अचानक 20वीं शताब्दी में बालकों के अध्ययन पर हजारों विद्वान कूद चुके और बाल्यावस्था, शैशवावस्था को उतना कभी फोकस नहीं किया गया जितना 20वीं शताब्दी में किया गया। सो द राइट आंसर ए फॉर अमेरिका। आई क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाया हुआ है दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर बताएं। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यह किसने कहा है दोस्तों? ब्रिजेस ने, स्ट्रेंग ने, रॉस ने, या फिर कहा है किसने? वॉटसन ने। चलिए एक बार शुरू करते हैं दोस्तों। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यह दोस्तों किसने कहा है? हम सभी जानते हैं जी, आदमी कौन हो सकता है? 2 वर्ष तक लगभग बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यह किसने कहा है दोस्तों? और यह दोस्तों संवेग का, जैसा मैंने बोला है, इस संवेग का सबसे मान्य विभाजन किसका माना जाता है? आप में से दोस्तों काफी लोग उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब दोस्तों मैंने लिखवाया हुआ है जहां जहां पढ़ाया है। दोस्तों यह कथन है किसका? ब्रिजेस का। दोस्तों आपको बताया है मैंने कि ब्रिजेस ने कहा है क्या कि 24 महीनों तक लगभग 2 वर्षों में बालक में सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। और उसने दोस्तों कितने संवेग बताए हैं? 10। क्या बताया उन्होंने? देखें एक बार। जन्म के समय क्या उन्होंने बताया है? क्या? उत्तेजना। आइए देखिए दोस्तों, आइए 3 महीने पर कितना? 3 महीने पर आनंद एवं कष्ट, आनंद एवं कष्ट। 6 महीने पर क्रोध, भय एवं घृणा। 12 महीने पर स्नेह एवं उल्लास। और दोस्तों 18 महीने पर ईर्ष्या। और 24 महीने पर हर्ष। दोस्तों पीछे के चलते रहते, जैसे पहले क्या कहा? जन्म के समय क्या? उत्तेजना। 3 महीने पे क्या? आनंद और कष्ट। क्या इसका मतलब? उत्तेजना, आनंद और कष्ट। 6 महीने पर उत्तेजना, आनंद और कष्ट, क्रोध, भय और घृणा। तो इस हिसाब से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों उसने टोटल कितने बताए हैं? 10। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे चला जाएगा दोस्तों। यस, लेट्स गो। ऐसे करते हैं। यस, ओके, यस, थैंक यू। फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आना चाहता है। इसे फ्रायड के अनुसार किस सुरक्षा प्रणाली में रखा जाएगा? पुष्टिकरण में, प्रक्षेपण में, प्रतिगमन में, क्षतिपूर्ति में। दोस्तों आइए एक बार देख लेते हैं, बहुत ही मजेदार टर्म बोलने का। आइए शुरू करते हैं। एक बालक अत्यधिक परिश्रम, दोस्तों पहली बात तो ध्यान रखेंगे, बालक दिव्यांग है दोस्तों। क्या? एक बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? पुष्टिकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यस, आइए दोस्तों पहले जान ले दोस्तों सबका अपना अपना। फ्रायड के टर्म्स दोस्तों लगातार मैं कई बार ले चुका हूं,
एक बार फिर से मौका मिला है मुझे। प्रक्षेपण क्या है दोस्तों? मैंने क्या बोला था कि आप फेल हो गए हो और आप एक अक्षर नहीं जानते हो। आप टीचर को क्या बोल रहे हैं भाई? अरे सर ने हमारे साथ जातिवाद किया है, सर फला जाति के हैं, हम डेका जाति के हैं, इसलिए उन्होंने हमको नंबर नहीं दिया दोस्तों। यह अपनी गलती दूसरे पे मढ़ना क्या है? प्रक्षेपण। इसलिए हमारा उत्तर नहीं दोस्तों। प्रतिगमन, उम्र के विपरीत व्यवहार करना दोस्तों। जैसे आप 50-60 साल के हो गए हो और तोतली बोली में बात कर रहे, अले भाई क्या हाल चाल है दोस्तों। आप एक बार आने क्या है यार, इतने उम्र दराज होकर क्या यार तोतला के बात कर रहे हो यार दोस्तों। कहने का अर्थ क्या है कि यह उम्र के विपरीत 60 साल के होकर कंचे खेलना। और दोस्तों एक कंचा हार गए हैं, बैठ के रो रहे, अरे मैं एक कंचा हार गया, जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी दांव पे लगा चुके हैं, अर्थात ये भी गलत है दोस्तों। क्षतिपूर्ति दोस्तों, एक जगह का हिसाब दूसरे जगह बराबर करना, एंड दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या ये बालक सोच रहा है कोई बात नहीं, मैं दिव्यांग हूं, हो सकता है लोग मुझे नोटिस ना कर रहे हो, पर अब मैं जब क्लास में टॉप करूंगा तो ये दिव्यांगता का हिसाब मैं वहां बराबर करूंगा, लोगों को दिखा दूंगा कि दिव्यांग होने से कुछ नहीं होता, प्रदर्शन कोई भी कर सकता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शुरू करेंगे। बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? समीपता का सिद्धांत जो दिया है किसने? गुथरी ने। उद्दीपन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत पावलाव, सॉरी माफ करेंगे स्किनर। और दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया किसने? पावलाव ने। तो दोस्तों मैंने आज ही क्लास में कुछ बच्चों को लिखवाया दोस्तों, मुझे यकीन है कि हमारे कैरियर ब्रांच के सुपर टीटी के 3 से 7 के बच्चों को दोस्तों आज मैं पढ़ा रहा था और मैंने उनको लिखवाया है कि यह कई प्रकार से गिनती पहाड़े बचपन में रटवाने के लिए दोस्तों। पावलाव का सिद्धांत क्या करता है दोस्तों? अब आपको क्या लग रहा है, किसी आदमी को शराब छुड़वाने के लिए एकाएक शराब छोड़ देगा क्या? पहले दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसी चीजें देंगे जो शराब के साथ उसको आराम देगा, धीरे धीरे शराब कम करेंगे और ऐसी किसी चीज पे डाल देंगे जो पौष्टिक हो दोस्तों। जैसे एक आदमी को बोले भाई आप शराब पी रहे हो, एक गिलास संतरे का जूस पियो, पहले दोस्तों नहीं पिएगा, पर धीरे धीरे उसे लगेगा नहीं यार शराब से ज्यादा फायदेमंद है संतरे का जूस, और शराब छोड़ के कहाँ जाता है? संतरे के जूस पे आता है दोस्तों। तो वही है स्वाभाविक उद्दीपक से अनुकूलित उद्दीपक पर आ जाना। और यह सिद्धांत किसका है दोस्तों? पावलाव का। मुझे यकीन है मैं दोस्तों, मेरे बच्चे अगर कोई मुझे बहुत अच्छा होगा, अगर कोई दोस्तों उस बैच से लाइव मुझे देख रहा है तो निश्चित ही दोस्तों एक कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। यस एक बार कमेंट करें, मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों। आई शुरू करते हैं इसको। यस आई, यस बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा। एक बार मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कमेंट को देख लिया जाए दोस्तों। यस आई, यस बिल्कुल जी बिल्कुल सही। यस सर, थैंक यू सुची, इट्स आई थिंक वेरी वेरी गुड। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विष्णु को पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है, परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। यहां अधिगम का कैसा स्थानांतरण है? पार्श्विक नकारात्मक सकारात्मक दोस्तों, कई बार हमारे आपके साथ ऐसा भी होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत काफी लोगों के यस आ रहे हैं। हाँ सर, यस बिल्कुल, चलिए बिल्कुल देख लेंगे यार। आइए दोस्तों, थैंक यू। यस आइए शुरू करते हैं। थैंक यू। आइए तो सलोरी से मेरे कई स्टूडेंट दोस्तों, थैंक यू गाइस फ्रॉम सलोरी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। दोस्तों मुझे थोड़ी हंसी आ गई। तो क्या कह रहा है कि विष्णु पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है। अब दोस्तों ये तो वही वाली बात हो गई कि जो आपने टारगेट किया था उसका उल्टा हो गया दोस्तों। सोचा कहते नहीं कि सोचा कुछ और हो गया उल्टा कुछ और। तो दोस्तों ये वो वाली हालत हो गई। और पार्श्विक क्या होता है दोस्तों? जब एक जगह का अधिगम उसी की तरह के दूसरे अधिगम में यूज हो जाए। जैसे एक बच्चा जानता है कि 5 में 3 जोड़ने से 8 होता है। अब आज सवाल मिला है 5 किताब में 3 किताब जोड़ने से कितना होगा, तो सोचेगा थोड़ी, बोलेगा 8 किताब। वो समझ गया कि यार किताब आने से कौन सा उत्तर चेंज हो जाएगा। यह पार्श्विक है दोस्तों। जब आप हिंदी पढ़ के तैराकी सीखोगे तो हिंदी पढ़ना तैराकी थोड़ी सिखाता है। शून्य स्थानांतरण। जब आप संस्कृत व्याकरण सीख कर हिंदी व्याकरण सीखोगे
कुछ तो मदद करेगा, सकारात्मक स्थानांतरण। दोस्तों चाहा कुछ और था और हो कुछ और गया, इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, लेट्स गो। यस, आइए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण कब निर्मित हुआ? दोस्तों कई जगहों पे लिखाया हुआ है, तो मैं चाहूंगा जरूर बताएं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण कब किया गया? आइए देखते हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण दोस्तों 1921 में किया हरमन रोरसा ने, जो कि निवासी थे किसके? स्विट्जरलैंड के। किसके निवासी थे दोस्तों? स्विट्जरलैंड के। और इसमें कितने कार्ड्स होते हैं दोस्तों? कई बार ले चुका हूं, 10 कार्ड। देखेंगे, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण 1921 में किया गया और इसे दोस्तों किसने बनाया था? हरमन रोरसा ने। लेट्स गो, आगे चलते हैं। यस, आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संरचनावाद का जन्म कब हुआ? 1869, 79, 1869, 1900, 1912 दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। यस, यस दोस्तों आएंगे जानेंगे संरचनावाद का प्रारंभ कब हुआ? 1879 में, 1869 में, 1900 में, 1912 में। आइए देखते हैं दोस्तों, थोड़ा देख लें। हम सभी जानते हैं गाइज, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं, इसका उत्तर आप भी जानते हो, क्योंकि दोस्तों 1800 हम सब जानते हैं, आप भी उत्तर जानते हैं। यस, यस तो 1879 में, 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में, किसमें? लिप्जिग शहर में दोस्तों वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। किसकी? पहली प्रयोगशाला खोली। और दोस्तों यह प्रयोगशाला से उन्होंने चेतना का अध्ययन किया। क्यों? तो उन्होंने कहा हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है। और उन्होंने कहा दोस्तों कि चेतना की एक संरचना है, इसके 3 अंग हैं। और इस वजह से गाइज चेतना की संरचना के नाम से सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? संरचनावाद। एंड द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ए फॉर अमेरिका। लेट्स गो, आएंगे आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है दोस्तों? वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का, वॉटसन का, स्किनर का। आइए देखते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन दोस्तों किसने कहा है? आइए देखते हैं, इसका है वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का, वॉटसन का, स्किनर का। दोस्तों सब लिखवाया गया है। आइए, तो मनोविज्ञान क्या है गाइज? मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, यह कहा है किसने? जेबी वॉटसन ने। किसने कहा है? जेबी वॉटसन ने। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक विद्यार्थी, बड़ा मजेदार कहानी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक विद्यार्थी बीएड में प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूं। यह क्या है? उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण, तदात्मीकरण। दोस्तों आइए दोस्तों, तो यस, आइए चले। तो जैसा मैंने आपको बोला था गाइज, लोमड़ी, देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, लोमड़ी दोस्तों इट्स कॉल्ड युक्तिकरण। लोमड़ी ने 5 बार, सिंपल सा एक शब्द में इसे याद करें, अंगूर खट्टे हैं। क्या? अंगूर खट्टे हैं। मतलब हमने कई बार प्रयास किया, भाई लोमड़ी ने कई बार प्रयास किया, उसने झपट्टा मारा और अंगूर नहीं मिले। उसने सिंपल बोला भाई कि जो अंगूर ऊपर रहते हैं वो खट्टे हैं। वो ये नहीं दिखा रही कि भाई मैं असफल हो गई, अपनी असफलता को छुपाकर वो ये बताने की कोशिश करी, नहीं नहीं यार। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसने पूरा दमदार है, खूब दमदार है भाई। अब इन्होंने एग्जाम नहीं निकाल पाए तो क्या बोले, अरे यार क्या यार, टीचर की जॉब में कुछ नहीं यार, मैं तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहूंगा। इसे हम युक्तिकरण कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? युक्तिकरण। बड़ा ही मजेदार टर्म है, एक बार देखेंगे। और दोस्तों यह है, इसे कहते हैं पहचान निर्माण। देखेंगे, पहचान निर्माण। पहचान निर्माण क्या कहता है? भैया हमारे पास कोई पहचान देने के लिए नहीं है,
हमारी एक आवारा गर्दी में हमारा नाम है। अब हम चाहते हैं कि हम एकदम साउथ के फिल्मों की तरह धमाकेदार परिचय दें। हम क्या बोल रहे हैं, अरे भाई मैं तो रामचंद्र जी के गांव से आता हूँ, मैं तो अरे पता है राणा प्रताप मेरे वंशज थे। दोस्तों ये सब क्या है, यहाँ आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से अपनी पहचान जोड़ कर आ रहे हो, इसे पहचान निर्माण कहते हैं। क्या बोलते हैं, पहचान निर्माण, जो दूसरा नाम है किसका, तदात्मीकरण का। फिलहाल द राइट आंसर इज गाइज सी फॉर चेन्नई। चले आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बाल अपराध का जनक कौन है दोस्तों, इसको देखिए गाइज, थोड़ा सा लिखने का तरीका। बाल अपराध का जनक कौन है, पेस्टोलॉजी, स्टेनले हॉल, थार्नडाइक या सीजर लोम्ब्रेसो। आई इसको तो बाल अपराध का जनक कौन है एक बार देखेंगे। तो बाल अपराध शास्त्र का ऐसे लिखेंगे इसको दोस्तों, थोड़ा सा इस तरह से कहना गलत हो जाएगा। बाल अपराध शास्त्र का जनक कौन है, तो दोस्तों पेस्टोलॉजी। हर आदमी यहाँ किसी न किसी चीज का जनक है। तो आओ एक बार हो जाए दोस्तों, जानते हैं इसमें से कौन किसका जनक है। दोस्तों पेस्टोलॉजी को जनक माना जाता है किसका, बाल मनोविज्ञान का। एक बार देखेंगे, यस, स्टेनले हॉल को जनक माना जाता है। आप सभी जानते हैं किशोरावस्था का गहन अध्ययन करने के कारण उन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। थॉर्नडाइक को जनक माना गया है किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों तीसरा आदमी कौन बचा है। तो तीसरा आदमी बचा है सीजर लोम्ब्रेसो। डी इज द राइट आंसर। आई शुरू करते हैं, एक्स इज द राइट क्वेश्चन। आइए 13वां, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहीं पे। बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, पेस्टोलॉजी, स्टेनले हॉल, थॉर्नडाइक, सीजर लोम्ब्रेसो। आई बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, यस आई। तो बाल मनोविज्ञान का जनक है, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया, बाल मनोविज्ञान का जनक कोई और नहीं है बल्कि कौन है, पेस्टोलॉजी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसकी देन है गाइस, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सुपर टीटी के लिए आ गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन गाइस पढ़ाया गया है सुपर टीटी के सारे स्टूडेंट्स को, तो मैं चाहूंगा जरूर बताएं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसकी देन है। कोठारी कमेटी की, राधाकृष्णन आयोग की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, मुदालियर आयोग की। गाइस हो जाए इसको, यस आई। गाइस साक्षरता हम सभी जानते हैं, साक्षरता को बढ़ावा देने की दृष्टि से, तो साक्षरता को बढ़ावा देने की दृष्टि से 1986 की शिक्षा नीति में संपूर्ण राष्ट्र में एक भयंकर साक्षरता अभियान की जरूरत महसूस की गई। और दोस्तों इसी के तहत सिफारिश की गई और मई 1988 में साक्षरता, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। एंड द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आई शुरू करते हैं, यस आई। क्वेश्चन नंबर 15, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है गाइज। आई शुरू करते हैं, कहते हैं मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का, व्यक्तित्व का, दोस्तों इसे मनोलैंगिक का, व्यक्तित्व का भी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी एरिक एरिक्सन, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी पियाजे। आइए दोस्तों एक बार देखते हैं इसको। आई ओके, यस यस। तो जैसा आप जानते गाइज, कई बार हो चुका है, फ्रायड के तमाम सिद्धांत है गाइज जिसमें उनका व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत, देखिए दोस्तों इसमें दो सिद्धांत, एक है मनोसामाजिक, पहले जान ले। एरिक एरिक्सन दोस्तों जो फ्रायड के ही शिष्य थे, इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसे बोलते हैं साइको सोशल। क्या बोलते हैं, साइको सोशल।
अब दोस्तों कोहलबर्ग ने, हम जानते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। पियाजे ने नैतिक विकास के अलावा वो प्रसिद्ध है अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए, जबकि फ्रायड ने व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है। मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है, जिसे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी साइको सेक्सुअल। दोस्तों साइकोसेक्सुअल सिद्धांत, और इसमें दोस्तों 5 अवस्थाएं हैं। कितनी हैं? 5 अवस्थाएं हैं, जबकि इसमें कितनी अवस्थाएं हैं? एरिक्सन के सिद्धांत में 8 अवस्थाएं हैं गाइस। तो आइए एक बार देखते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत में 8 अवस्थाएं हैं, फ्रायड के सिद्धांत में 5 अवस्थाएं हैं, एंड ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। सही उत्तर है फॉर अमेरिका। लेट्स गो, आइए आगे चलते हैं। यस, लेट्स गो। यस, क्वेश्चन नंबर 16, माता पिता, बड़ा ही दोस्तों फेमस डेफिनेशन, आपकी बहुत ही फेमस डेफिनेशन। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? जे टॉमसन का है, जेम्स ड्रेवर का है, चोम्स्की का है, कोहलबर्ग का है गाइस। बड़ा ही फेमस कोटेशन है, मैं चाहूंगा एक बार देखें। यस, आई आई ओके। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। दोस्तों यह किसने कहा है? यह कहा है किसने? जेम्स ड्रेवर ने। किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने। यह परिभाषा दोस्तों ध्यान सुनेंगे, इसमें 2 लोगों की परिभाषा बहुत मैच करती है दोस्तों। एक और परिभाषा है, आपने सुना होगा, रूथ बेनेडिक्ट की। किसकी? रूथ बेनेडिक्ट की। रूथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा है? रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है कि संतान में माता पिता के गुणों का संक्रमण ही वंशानुक्रम है। अब इसमें आप थोड़ा सा सुधार करेंगे, जबकि जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? संतान में माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों, उसने शारीरिक मानसिक शब्द जोड़ दिया है, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी जेम्स ड्रेवर। यस, लेट्स गो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17वां, किलपैट्रिक ने किस अवस्था को, दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है, किलपैट्रिक ने किस अवस्था को सामाजिक रूप से प्रतिद्वंदात्मक अवस्था कहा है? बताया हुआ गाइस, पढ़ाया हुआ है। आइए, किलपैट्रिक ने किस अवस्था को सामाजिक रूप से प्रतिद्वंदात्मक अवस्था कहा है? ऑप्शन ए शैशवावस्था को, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। बड़ी मजेदार कोटेशन है, और आशा करता हूं कि आप इसे लंबा याद कर पाए। किलपैट्रिक ने किस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। देखिए गाइस, बड़ी अजीब कहानी है। आज पहली बार बच्चा घर पे आया है, सुनते जाइए दोस्तों, मेरा अपना एक अंदाज है इसको बताने का। दोस्तों आया है, मम्मी से बोला मम्मी, तो मम्मी बोले हाँ भाई बताओ, 2 रोटी और पैक कर देना। तो मम्मी सोच रही भाई क्या करेगा बेटा? मम्मी सोच रही अरे यार 2 रोटी, अचानक कहाँ से इसका डोज बढ़ गया। तो बोले बेटा क्या करेगा? मम्मी मेरा दोस्त आता है, मैं उसको खिलाऊंगा। मम्मी खुश हो गई, भाई चलो ठीक है, अभी अपने दोस्त को खिलाएगा। कल शर्ट उठ फाड़ के आया है दोस्तों। अब मम्मी बेचारी, क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरे उसी दोस्त ने मेरी शर्ट फाड़ ली दोस्तों। कक्षा में उसी को रोटी खिलाता है, उसी से कक्षा में आगे बढ़ने का मुकाबला है। मतलब उसी दोस्त से प्यार करते हैं, कक्षा में टॉप करने के लिए उसी दोस्त को पछाड़ना भी चाहते हैं। इसलिए दोस्तों यह प्रतिद्वंदात्मक, प्रतियोगितात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है। और ये कहा है किसने? बाल्यावस्था के बारे में कहा है किसने? किलपैट्रिक ने। दोस्तों किसके बारे में कहा है? बाल्यावस्था। बी इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 18, फ्रायड ने लड़की के प्रति प्रेम को क्या नाम दिया है? दोस्तों सभी पढ़ाया हुआ है, मैं चाहूंगा आप बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों फ्रायड ने बालिका के पितृ प्रेम को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए देखेंगे, सामाजिक भावना ग्रंथि, सद्भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ओडिपस भावना ग्रंथि। आइए शुरू करते हैं। यस, सब पढ़ाया गया गाइज। देखेंगे फ्रायड ने लड़की के पितृ प्रेम भाव को, जैसे दोस्तों लिखा था वैसे ही आया है, आप बता दें कहां सर आपने पढ़ाया हुआ है।
पूरा इसको छापा हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। क्या कहा है और बताया था दोस्तों, ये आता है सामाजिक सद्भावना, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ओडिपस भावना ग्रंथि। आज हम सभी जानते हैं। उन्होंने कहा दोस्तों कि यह 3 से 6 के समय में दोस्तों उनकी तीसरी अवस्था, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं क्या, लिंगी अवस्था। बालिका को लगता है कि मम्मी के कारण पापा का प्यार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मम्मी से थोड़ी ईर्ष्या करती है और पापा से ज्यादा लगाव रखती है, इसलिए इसको पितृ प्रेम बोलते हैं। और यह कहलाता है क्या, इलेक्ट्रा ग्रंथि दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि। और हमने इसको पढ़ा हुआ है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, अगला चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहा गया है दोस्तों, सबको पढ़ाया गया है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। यस दोस्तों, बहुत मैंने आपको बताया हुआ है इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्यों कहते गए। देखिए गाइज, यहाँ पे आप दो बात आपको ध्यान रखना है, दो बात ध्यान रखना है कि कोई भी बालक ध्यान रखेंगे, शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो गाइज जान ले पहले, शैशवावस्था को पूर्व विद्यालय की आयु कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्सरी एज। इसे क्या बोलते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, नर्सरी एज दोस्तों, क्योंकि यह वो एज होती है जब बंदा पूर्व, जैसे केजी, किंडरगार्टन, यूकेजी, एलकेजी में अध्ययन करना चाहता है। जबकि दोस्तों बाल्यावस्था को एलिमेंट्री, मतलब ये माना जाता है कि कक्षा 1 से 5वीं या 6वीं तक, इसलिए इसको प्रारंभिक विद्यालय इसलिए कहते हैं। हो सकता है 11 तक 6वीं में भी पहुंच जाए बच्चा, इसलिए दोस्तों इसका उत्तर है क्या, बाल्यावस्था प्रारंभिक विद्यालय। दोस्तों पूर्व प्राथमिक नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं सर कंफ्यूजन हो रहा है, पूर्व प्राथमिक नहीं, प्रारंभिक। और इसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन, आप जानते हो पहले से भी मौजूद रहता था। तो द राइट आंसर इज गाइस बी बॉम्बे। आइए शुरू करते हैं इसको। यस, क्वेश्चन नंबर 20, जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है। अभी अभी मैंने पढ़ाया गाइस, मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दें। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी उत्तेजना। तो हमें बताना है कि जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, जन्म के समय शिशु में क्या होता है। अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जन्म के समय ब्रिजेस के अनुसार शिशु में सिर्फ एक संवेग होता है, और वह क्या है गाइज, दैट इज उत्तेजना। अभी मैंने आपको बताया और आपको मैंने बोला था आप स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका। यस, उत्तेजना इज द राइट आंसर। इसको अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, फ्रायड ने लड़कों के मातृप्रेम भाव को क्या कहा है। आइए देखते हैं दोस्तों, फ्रायड ने लड़कों के मातृप्रेम भाव को क्या कहा है। ऑप्शन ए ओडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, थायराइड भावना ग्रंथि, सामाजिक भावना ग्रंथि। आइए शुरू करते हैं इसको। यस, ओके, तो फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया है। ओडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, थायराइड भावना ग्रंथि, सामाजिक भावना ग्रंथि। गाइज हम सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या है, ओडिपस या फिर इलेक्ट्रा। तो मैंने आपको बोला था गाइज कि बच्चे, यह एक दोस्तों सोफोक्लीज, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, सोफोक्लीज के महान नाटक ओडिपस, एडिपस बोलते हैं दोस्तों, एडिपस रेक्स के कैरेक्टर ओडिपस से लिया गया है गाइज। और ओडिपस से यहाँ हमारा अर्थ क्या है कि बालक को लगता है कि मम्मी उसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए पापा उसे मम्मी के नजदीक नहीं जाने देते, इसलिए वो अपने पापा से थोड़ी ईर्ष्या करता है और मम्मी का चेला बन जाता है। यह मदर फिक्सेशन कहलाता है, मातृ प्रेम, और इसे बोलते हैं क्या, ओडिपस ग्रंथि। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22,
बाल संबोध परीक्षण दोस्तों, बाल संबोध परीक्षण मतलब बाल अंतर्बोध, संबोध उसका एक और नाम होता है। जैसे सीएटी परीक्षण दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया है सीएटी परीक्षण में किसके कार्ड होते हैं, पुरुषों के, महिलाओं के, जानवरों के, ए तथा बी दोनों के। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। बाल संबोध परीक्षण में किसके कार्ड होते हैं, महिलाओं के, पुरुषों के, जानवरों के। आइए देखते हैं। यस लेट्स गो। ओके इसको बाल संबोध परीक्षण में काहे के कार्ड होते हैं, महिलाओं के, पुरुषों के, जानवरों के, ए तथा बी दोनों के। दोस्तों हम सभी जानते हैं, ऑल ऑफ अस नो, हम में से हर व्यक्ति को पता है दोस्तों, टीएटी परीक्षण था बुजुर्गों के लिए। किसके लिए? वयस्कों के लिए, एडल्ट लोगों के लिए। तो यह काम नहीं कर पा रहा था किस पे? बच्चों पर। इसलिए दोस्तों 1948 में, कितने में? 1948 में लियोपोल्ड बेलक ने, किसने? लियोपोल्ड बेलक ने दोस्तों, लियोपोल्ड बेलक ने जो टीएटी परीक्षण था वो बच्चों के लिए बनाया और उसका नाम पड़ा, जैसे उसका नाम था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, वैसे इसका नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था बाल अंतर्बोध या संबोध परीक्षण, चाइल्ड ए परसेप्शन टेस्ट। और हम सभी जानते हैं जिसपे किसके चित्र बने हैं? जानवरों के चित्र बने हैं। आइए एक बार देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23, जीवन। आइए दोस्तों बहुत मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु प्रवृत्ति फ्रायड के अनुसार प्रतीक है किसका? ऊर्जा व विनाश की, अनुभव व भावना की, निर्माण व ध्वंस की, और अगला है दोस्तों इच्छा व अनिच्छा की। आइए शुरू करते हैं। सबको बताया हुआ है गाइज, आपको पढ़ाया हुआ है, और मैं चाहता हूं कि मेरी ये भी इच्छा है कि आप मुझे ये भी बताएं गाइज, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं। आप बता दें कि फ्रायड ने जीवन मूल इच्छा और मृत्यु मूल इच्छा को क्या कहा है गाइज। मैं चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी आप मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा कि हमने अच्छा किया है। आइए, फ्रायड ने जीवन मूल इच्छा और मृत्यु मूल इच्छा को क्या कहा है, जब आप बताएं तो मजा भी आए थोड़ा। यस आइए। पहला क्या कहा है उन्होंने? तो अनुभव व भावना की, निर्माण व ध्वंस की, ऊर्जा व विनाश की। दोस्तों हम सभी जानते हैं, मैंने आपको क्या बोला था कि इनके नाम है क्रमशः क्या? इरोस एंड थैनाटोस। इरोस एंड थैनाटोस। दोस्तों इरोस क्या है? जीवन मूल इच्छा, जो ऊर्जा देता है, सकारात्मक सोच देती है, और यह आती है किससे? सफलता से। मैंने आपको क्या लिखाया है? सफलता से। मृत्यु मूल इच्छा जीवन को नष्ट कर देती है, ऐसा लगता है कि हमारा नाश हो गया है, और द राइट आंसर इज गोइंग टू बी विनाश। सो से डिस्ट्रक्टिव पावर, एक विनाशकारी शक्ति मानी है किसने? फ्रायड ने। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऊर्जा व विनाश की। यस लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24, समाज मिति विधि के दोस्तों प्रतिपादक कौन है? अभी मैंने बीच में लिया भी था, समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन ए आएंगे मोरेनो, वुंट, युंग, कैटल। कौन है दोस्तों समाज मिति विधि का प्रतिपादक? आइए देखते हैं। पहला मोरेनो, वुंट, युंग और कैटल। तो पहले मैंने आपको बताया था। यस आइए दोस्तों, हम सभी जानते हैं समाज मिति विधि के जनक कौन है? तो समाज मिति विधि के जनक है गाइज J.L. मोरिनो। कौन है? J.L. मोरिनो। जैसे मोरेनो दिया हुआ है, जैसे मोरिनो। और दोस्तों इन्होंने लगभग 1934 के आसपास समाज मिति विधि, दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि आदमी को अपनी पहली पसंद चुनने का अधिकार दिया जाता है, और इस प्रकार से हमें चयन किया जाता है हु इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन। और इससे जो मोस्ट पॉपुलर पर्सन को दोस्तों वो लोग सुपरस्टार बोलते हैं, उनका अपना एक टर्मिनोलॉजी होता है। ऐसे सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे को दोस्तों उन्होंने क्या देखा कि राम को पहली पसंद के रूप में 500 लोगों ने चुना है, श्याम को 300 लोगों ने चुना है, मोहन को 200 लोगों ने चुना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? राम इज द सुपरस्टार। तो राम को लोग क्या मानेंगे? सुपरस्टार मानेंगे। और यह दिया था किसने? J.L. मोरिनो ने। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देने हो तो यह क्या कहलाता है? बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। आई तो मजा आएगा। आई ओके, यस यस, इसको तो व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो यह क्या कहलाती है? बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। दोस्तों हम सभी जानते हैं, या आप कॉमन सेंस भी आप जानते हो कि जब प्रश्नों का उत्तर, दोस्तों जब आप एक उत्तर दे दो और उसके आगे कोई चांस ना बने, दोस्तों ऐसे प्रश्न को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ या, जैसे दोस्तों क्या आपने भोजन किया है और आपको उन्होंने उत्तर दे दिया हाँ या ना, आपको ये थोड़ी बोलेगा पता नहीं यार मुझे याद नहीं आ रहा है, या तो उत्तर क्या होगा? हाँ या तो ना। तो ऐसे को बोलते हैं दोस्तों बंद प्रश्न। क्या होते हैं? जिसके आगे, जैसे उन्होंने बोला भारत की राजधानी क्या है, अब आपने बोला भैया नई दिल्ली है। अब इसके बाद कोई थोड़ी बोलेगा भाई व्याख्या दो, नई दिल्ली क्यों है, मुझे 3 घंटे इसमें लेक्चर दो। अरे यार ये भी कोई लेक्चर देने वाली बात है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यस, जब प्रश्नों के उत्तर निश्चित हो तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? बंद प्रश्नावली बोलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यस, किसके अनुसार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? दोस्तों कई लोगों को दोस्तों लिखाया हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा प्लीज व्यक्तित्व की डेफिनेशन जिन स्टूडेंट्स ने लिखी है मुझे बताएं। निम्न में से किसके अनुसार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? आइए, डेसील के अनुसार, मन के अनुसार, अल्पोर्ट के अनुसार, या फिर माफ करेंगे ड्रेवर के अनुसार। लेट्स गो। आइए ओके, तो मैंने लिखवाया हुआ है तो मुझे यकीन है कि आपको भी याद होगा। और यह परिभाषा व्यक्तित्व की किसने दी है? चलिए एक बार तलाशते हैं किसने दी है। यस राइट। और मेरे बाद दोस्तों जैसा आप जानते हैं गणित वाले सर आते हैं, तो मेरे बाद दोस्तों जैसा आप जानते हैं प्रवीण सर के लिए, दोस्तों प्रवीण सर इज अ वेरी टैलेंटेड एंड अ वेरी यंग मैन, एनर्जेटिक, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ एनर्जी। तो प्लीज मैं चाहूंगा आप जरूर प्रवीण सर की हौसला अफजाई करें और प्लीज जम करके अगली क्लास में दोस्तों भाग लें और मुझे बताएं। दोस्तों द राइट आंसर इज डेसील, सही उत्तर है दोस्तों डेसील। मैं चाहूंगा गाइज एक बार बताएं कैसा लगा आज का यह क्लास, कैसा इंफॉर्मेटिव दोस्तों, फैक्ट, डेटा, डेफिनेशन सब कुछ फोकस कर रहा हूं। मुझे बताएं कैसा लगा। यस बताया जाए कैसा पढ़ाया मैंने गाइज। यस ओके, कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई नहीं, चलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऐप पे प्रैक्टिस डलवा दे, लिंक डलवा देने, शेयर करवा देने, लिंक मिलेगी आपको। मैं रजत से बात कर रहा हूँ, अगर कोई तरीका है तो मैं लिंक डलवा देता हूँ, ठीक है गाइज। चलिए अगर मैं ऐसा होता है मैं रजत से बात कर लेता हूँ, मैं आपको लिंक डलवा दूंगा दोस्तों। फिर भी मैं बोलूँगा प्लीज़ प्रैक्टिस को लेकर आलसी मत बनिए गाइज। मैं चाहूँगा आप इसको रात में, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ आप तुरंत लाइव आओ, आप लाइव देखो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, इससे आपको एक रियल टाइम प्रेशर पता चलता है। बाकी प्रैक्टिस तो रहेगी, आप सुबह देख सकते हैं। तो एंजॉय करिए दोस्तों, बने रहिए।